बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ और लोगों की चीखें निकल गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई अगर कहता हो कि उनकी चीखें नहीं निकली तो वो गलत कहता है। और मैंने आज तक नहीं देखा जनाब कि अगर कीमतें बढ़ गई हो तो कीमतें वापस उसी जगह पे आ गई हो, ऐसा भी नहीं कभी मैंने देखा होते हुए ना। इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं। आप ब्लेम गेम में जाएं तो वो एक अलग सिलसिला शुरू हो जाएगा। बट देन अगेन मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा हो गया हुकूमत को आए हुए, अभी उन्हें चाहिए कि कुछ डिलीवर करके दिखाएं। ऑपोजिशन के मसाइल अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम मसला वो ये है जनाब के जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो जो यहाँ पे बातें करना शुरू हो गया हुकूमत की, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, दैट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। उसमें मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी से, मलक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अहमद यार राज साहब तहरीक इंसाफ से, और साबिर शाकिर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। मैं पहली दफ़ा जो पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस होने जा रही है जनाब, उसी पैटर्न पे यहाँ पे टीमें ऑक्शन होंगी, जैसे PSL की टीमें ऑक्शन हुई थी जनाब, क्रिकेट की टीमें ऑक्शन हुई थी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उसमें बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद नुमान शाह साहब, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग के और प्रेसिडेंट है अरेबियन सी टाइटल WBC जिसको कहा जाता है उसके जनाब। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है जनाब पाकिस्तान के अंदर कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग हुआ करेगी। प्रोफेशनल बॉक्सिंग पाकिस्तान के अंदर पहले नहीं थी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पॉलिटिकल पैनल की तरफ जाऊँगा और साबिर शाकिर साहब से आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। जी साबिर शाकिर साहब, आपने अभी रिसेंटली बताया जनाब कि जितनी कमेटीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, जो कोऑर्डिनेट करेंगी विद जो हुकूमत के अलाइज हैं उनके साथ कमेटीज़ की जो फॉर्मेशन है, लोग हैं वो चेंज हो गए हैं। चौधरी शुजात साहब कहते हैं जनाब के जो अपोजिशन है वो कोई थ्रेट नहीं, या अलाइज या अपोजिशन कोई थ्रेट नहीं है हुकूमत के लिए, लेकिन हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उनके लिए एक थ्रेट है। हाउ डू यू टेक इट? जी राना साहब, लगता ये है कि सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। अच्छा, और जो पाकिस्तान की सियासत के रमूज़ो औकाफ हैं जी, वो मेरा ख्याल है कि चेंज होने वाले हैं। और कुछ चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि पावर कॉरिडोर्स में असल में मुझे तो लग रहा है कि कुछ अपसेट चल रहा है। अच्छा, और उसी की बुनियाद पे ही कुछ गवर्नेंस के मामला थे। जाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट को चलाना भी एक मसला होता है और कोलिशन गवर्नमेंट में भी ऐसे कि 4 कोलिशन पार्टनर हों। और उसके बाद इमरान खान साहब असल में, राना साहब आपको पता है कि रवायती सियासतदान है नहीं, उनको फर्स्ट टाइम गवर्नेंस का मौका मिला और वो अपना मैनिफेस्टो है, उनके कुछ ड्रीम्स थे जो उन्होंने देखे हुए थे जी, वो भी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ जो मामला है वो है कोलिशन पार्टनर्स का। कोलिशन पार्टनर्स एक तो बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और उसके बाद अख्तर मेंगल साहब, फिर जीडी है। वो चारों कोलिशन पार्टनर्स इंतहाई क्या कहना चाहिए मंझे हुए सियासतदान हैं और वो अपना हिस्सा वसूल करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, पावर्स में। अब इमरान खान साहब का जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ से मसाइल शुरू हुए और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी आई जो कि पावर कॉरिडोर्स को भी थोड़ा सा मुख्तलिफ सी लगी। तो फिर पावर कॉरिडोर्स जो हैं उनके अपने एक इम्प्रेशन बना के जनाब इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों आपस में मिलकर खेल रहे हैं। और उसमें भी कुछ चीजें जाहिर है जो पॉलिटिशियन थे, मुस्लिम नवाज पार्टी, वो भी मैदान में आ गए। और विभिन्न पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर को देखें तो वो एक इशू बना हुआ है तरक्याती फंड्स, डेवलपमेंट फंड्स का। अब जाहिर तो एक कहना चाहिए कि छोटा सा इशू है, लेकिन ये छोटा सा नहीं है क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका जो इलेक्शन है वो इसी पे डिपेंड करता है। और अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल 500 अरब रुपए का तरक्याती बजट है, तरक्याती है, तो वो 200 फील्ड में 200 अरब रुपए तो लगते हैं, बाकी 300 वापस आ जाते हैं किसी न किसी सूरत में, एक टैक्स की सूरत में, प्रॉफिट की सूरत में। वो सारा कुछ
तकरीबन 1.5 साल हो गया जब से पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो सारा प्रोसेस रुका हुआ है क्योंकि पैसे नहीं है। अब ये इलेक्शन को आपके एक एमएनए जो इलेक्शन लड़के आता है उसका खर्चा मिनिमम 3-4 करोड़ रुपया होता है जी ये मैं कम से कम बता रहा हूँ जी। और फिर उसमें इलेक्शन भी लड़ना है तो उसको 10-12 करोड़ रुपए तो वैसे ही चाहिए होते हैं और फिर 5 साल उसने अपनी पॉलिटिक्स भी करनी है, डेरा भी चलाना है, काम भी निकलवाने हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक स्टेटस को, उनके लिए तो स्टेटस को है। इमरान खान साहब इन सबको तोड़ना चाहते थे, जब इनको तोड़ना चाहते हैं तो फिर मसाइल कहीं से कहीं निकल गए और अब सूरत हाल ये है कि जिन पार्टी की प्रॉब्लम्स हैं, इत्तेहादी भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, अपोजिशन ने तो करना ही करना था। जब ये सारा प्रेशर पड़ा और ये प्रेशर इतना हो चुका है कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि रावलपिंडी भी मुकम्मल तौर पे अब फ्रंट फुट पे आके ये कहें कि जनाब हम और खान साहब एक हैं, वो भी एक चीजें तब्दील हो रही हैं, होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो ये है सारा। अच्छा। सो आप ये कह रहे हैं कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में एक तो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में या जो लोग मैटर करते हैं वो लोग एक साथ एक पेज पे नज़र नहीं आते और जो ये बनी हुई थी बात, ये जो परसेप्शन क्रिएट हुआ था कि जनाब पिंडी और गवर्नमेंट एक पेज पे है, वहाँ पे तो एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे नहीं लगता कि वो, अगर आप 1 साल पहले जो सूरत हाल थी वो इस वक्त नहीं है। ओके। और इस वक्त तो सारा वो कहते हैं कि अब क्योंकि प्रेशर बहुत आ गया, पब्लिक में भी प्रेशर है, महंगाई का इशू है और वो भी चीजें आ रही हैं। फिर अब जाहिर है आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अपने तौर तरीके हैं, अपने के अपने तरीके हैं। ठीक है, ठीक है। और पीएमएलएन जो है और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, आपको पता है कि बहुत पुराना उनका वो कहते हैं कि निके होंदे दा प्यार, हाँ। वो है सिचुएशन। ठीक है। तो अब स्पेस वो वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, माजी में जो तलखियां वलखियां हुई उनको हम खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो वो चीज भी, वो प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। गलतफहमियां दूर बस यहीं पे रुकिएगा साबिर साहब। मैं ज़रा अहमद यार राज साहब से इस पे ज़रा थोड़ा सा इनपुट ले लूँ, फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अहमद यार राज साहब, आपने सुन लिया साबिर शाकिर साहब को। साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि जनाब एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी एज इट यूज्ड टू बी पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, और अब जो है वो हालात वैसे नहीं हैं जो आज से तकरीबन 15 माह पहले थे, और अलाइज जो है वो भी नाराज़, आपके अंदर यानी कि पीटीआई के अंदर के लोग वो भी नाराज़, और ये जाके ऊंट किस करवट बैठेगा अहमद साहब? राना साहब, ऐसे है कि ये 3 अलग अलग बातें हैं। एक तो साबिर शाकिर साहब ने बात की, आपने अभी दोहराई कि पीटीआई के अंदर फंड्स का कोई इशू बना हुआ है, और उसके ऊपर वो ये भी साथ में कह गए हैं कि जी जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके अखराजात होते हैं और डेरे भी चलाने होते हैं। एक तो अब मैं चूंकि हूँ अब पॉलिटिकल क्लास से, तो ये बात हो रही है तो इसको इग्नोर करना, आगे चले जाना, इसका जवाब दिए बगैर ये मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, बात ये है कि ये जो फंडिंग होती है गवर्नमेंट करती है अपने इलेक्टेड लोगों के जरिए, वो कोई अपने कैंडिडेट्स को या अपने एमएनए को, एमपीएस को गवर्नमेंट पैसे नहीं दिया करती। वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अपने अपने इलाके में ये हजरात अप्रूव करवाते हैं, और वो गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स के जरिए खर्चे होते हैं। ना ये पैसे किसी को कैश की शक्ल में मिलते हैं, ना किसी के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो एक तो ये बात होगी जी। दूसरा ये कि अखराजात के ऊपर अभी वो भी बात इन्होंने कर दी, साथ ही के करोड़ों रुपए में इलेक्शन लोग लड़ते हैं, तो ये हर मेंबर जो है इलेक्शन लड़ने वाला, जो जीता हुआ हो या हारा हुआ हो, वो अपना अखराजात का गोशवारा देता है, उसमें बयान हल्फी देता है कि जितना मुझे इजाजत थी। बयान हल्फी कितना दुरुस्त होता है अहमद यार राज साहब, वो तानू भी पता है, मन भी पता है। नहीं, मैंने तो इलेक्शन लड़ा और मैंने अपना बयान हल्फी दिया और वो 100% दुरुस्त है। तो ताड़ा ठीक होएगा, बाकी सारे दे तुसी गारंटी किस तरह ले रहे हो?
नहीं, मैं तो देखे ना, बयान हल्फी जो बंदा दे रहा है वो ऐसे ही बगैर सोचे समझे उसके ऊपर साइन कर रहा है। राना साहब, ये ज्यादती की बात है अगर इस तरह इल्जाम सारी एक पॉलिटिकल क्लास पे मैं लगाया तो जाए ये तो कह रहा हूँ, बात आप बाकी सब की गारंटी कैसे ले रहे हैं? मैं तो उनके हलफ के ऊपर बोल रहा हूँ ना, जिसने सिग्नेचर किया है वो अच्छा। बयान हल्फी पे सिग्नेचर किया, तो मैं तो नहीं जारी तौर पे जो अमूमी तौर पे बात को देखते हुए मैं तो नहीं शक करूंगा कि अगला झूठ के ऊपर दस्तखत कर रहा है। अच्छा मैं तो सच ही समझूंगा ना। अच्छा, तो चलो। अनलेस प्रूवन अदरवाइज इस तरह का शक का इजहार हमें इस तरह मीडिया पे बैठ के नहीं करना चाहिए, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अच्छा, अब चलो। आ जाते हैं जी दूसरी बात पे। देखिए, अलायंस के साथ हर हाथ मिलके बनाई जाती है, उसमें ऊंच नीच उतार चढ़ाव ये एक रूटीन की बात है। अच्छा। अभी जी हाँ, अब ये कह देना कि बिल्कुल फॉल आउट हो गई है, इस तरह की कोई बात नहीं। पीटीआई ने एक कमेटी बनाई, प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई, वो मुज़ाकरात करती रही पीएमएलक्यू के साथ, और अब प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सोचा होगा कि किसी और लोगों के जरिए भी ये बात को आगे चलाया जाए, तो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है जो चौधरी शुजात साहब ने किया है, वो आज अखबारात में लगा हुआ था। जी अहमद यार राज साहब, आपकी तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, बट देन अगेन मैं जानना चाहूंगा पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से भी और साबिर शाकिर से कह ही चुके हैं, लेकिन उनसे भी मैं इनपुट ले लूं। जनाब एक ब्रेक लेता हूं, वापस आता हूं। कायरा साहब, इस वक्त जो इशू है, साबिर शाकिर साहब भी मेरे साथ है। साबिर शाकिर साहब ने भी कहा कि जनाब हालात वो नहीं है हुकूमत के जो आज से कोई तकरीबन साल 1.5 साल पहले थे पिंडी वालों के साथ, और इस वक्त वो उस तरह के कंफर्ट लेवल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरेंस का मसला है, जो हुकूमत के अलाइज हैं उनका मसला है, और हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए उनके भी मसाइल हैं। सो आप क्या समझते हैं, ये कहाँ पे जाके काम रुकेगा? जी राना साहब, ये रुकने वाला निजाम तो है ही नहीं। अच्छा जी, इस काम ने रुकना नहीं है। अच्छा, क्योंकि खान साहब बुनियादी तौर पे जिस फलसफे को वो बयान करते रहे, जो मसाइल का, पाकिस्तान एक बड़ा मुश्किल मुल्क है जी, इसमें बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल का जो हल वो बयान करते रहे, वो हल तो हमारे पास उसका इलाज है नहीं। मसलन वो कहते रहे मैं टैक्स खत्म कर दूंगा, मैं बिजली सस्ती करूंगा, मैं गैस सस्ती करूंगा, मैं नौकरियां आम करूंगा, फला फला जी, तो वो सारे दावे जो उन्होंने किए थे वो बुनियादी तौर पे गलत थे। ठीक, फिर उन्होंने जो वादा किया इकोनॉमी से हटके, उन्होंने सोसाइटल चेंज की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की चेंज की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की। जी, वो सारे में लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड थी जो उनके पास मतलूबा नंबर नहीं था। ठीक है, और अगर उनको बड़ा कौम ने भी सपोर्ट किया, उनको वोट भी दिया, उनको आपने भी वोट सपोर्ट किया, उनको बाकी इदारों ने भी, उनको इवन अदलिया ने, मीडिया को तो 1.5 साल देना पड़ा। अब अगर थोड़ा सा मीडिया ने हकायक बयान करने शुरू कर दिए हैं तो बाकायदा वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि ना अखबारें पढ़े ना टीवी देखे, मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन खान साहब का मसला ये है कि वो पॉपुलिज्म के तहत आए, एक पॉपुलर बंदा जिसका ना कोई बैकग्राउंड था, ना उसको समझ थी इकोनॉमी या सोसाइटी की, वो एक हीरो के तौर पे जाने जाते थे, वही उनका फील्ड था। उनके उस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी को इस्तेमाल कर लिया गया। लेकिन अब ना वो अपनी टीम चुन सकते हैं, ना वो अपनी जिद पे काबू पा सकते हैं, ना उनकी वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, ग्रूमिंग है। लिहाजा खान साहब का फेलियर तो सामने लिखा था, दीवार पे लिखा था। लेकिन अब अगर लाने वाले या उनको सपोर्ट करने वाले या इदारे या लोग या जिन लोगों ने उनको वोट दे के लाए, वो सब परेशान हैं, और उसका इजहार उनकी जमात के अंदर से भी शुरू हो गया है। उनके साथियों ने केपीके में कभी वजीरों को निकाला, अब सुना है उनको वापस ले रहे हैं, और उन्होंने उनके वहां करप्शन की बातें बताई थी कि ये करप्शन हो रही है। इसी तरह पंजाब के अंदर ग्रुप्स हैं, सारे इत्तेहादी नाराज है, कोई एक भी राजी नहीं है। तो वैसे भी होता है जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो अब खान साहब का चल चलाओ आ रहा है। लिहाजा तारीख यही बताती है कि जो भी हुकूमत निजाम पे बोझ बन जाती है उसको जल्द बदेर, बल्कि बहुत जल्द उसको जाना होता है। ये जाने वाले दिन आ गए इनके। अच्छा, ये जाने वाले दिन आ गए। मलिक अहमद साहब, आपके ख्याल में जाने वाले दिन आ गए? क्योंकि यहाँ पे जो आवाजें आ रही हैं वो ये आ रही है कि कॉरिडोर्स ऑफ पावर में कोई चेंज आने वाली है। डू यू सी दैट चेंज हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर, या इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल? देखिए, मैं एक बात तो आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस तरह का अवामी इस्तराब मेरे मुशाहिदे में इससे पहले नहीं है। आप अभी किसी हल्के में जो लोग अपने आप
फिर रहे होंगे वो बिल्कुल आपको यकीन से कह सकते हैं, बात जो मैं कह रहा हूँ इसकी तायद कर सकते हैं। किसी गले, किसी बाजार, किसी जगह पर चले जाएं, एक शदीद तरीन अवामी बेचैनी है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोई महंगाई के खिलाफ कोई एक बेचैनी है, इस तरह है, एक गम गुस्सा है, एक गालिबन इस चीज का इजहार है कि जो हुकूमत को करना चाहिए हुकूमत वो अपने लोगों के लिए नहीं कर रही। उसमें शायद ये भी है कि लार्जली पीएसडीपी के अंदर बहुत बड़ी कमी की, और वीट का क्राइसिस आया तो गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आई। इसी तरह वन आफ्टर अनदर डेंगी आया तो तब गवर्नमेंट नजर नहीं आई। तो लग ये रहा है कि गवर्नमेंट कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो लोगों का एक शदीद गमो गुस्सा है इसका, जिसका वो फॉर्मूला इजहार कर रहे हैं। और जब ये अवामी कैफियत होती है तो ये बिल्कुल हमें इस चीज का एक अंदाजा है कि जब एक पब्लिक प्रेशर माउंट करती है तो उसकी फिर रिफ्लेक्शन आपको नजर आने लगती है। तो फिर गवर्नमेंट या तो अपने आप को, अपनी सिमत को दुरुस्त करे, और अगर सिमत दुरुस्त होती नजर ना आए तो फिर ऐसी हुकूमतें बोझ बन जाती हैं। जो कायरा साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और ऐसा बोझ फिर उठाया नहीं जाता। इस तरह का बोझ उठाना फिर मजीद पब्लिक एंगर को इनवाइट करने की बात होगी। तो मैं आई कैन फील दैट कि इस हुकूमत के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। अच्छा, बट आई हैव अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि जनाब देखें, जो भी हुकूमत, चले एक मिनट के लिए एक सिनेरियो पेंट कर लेते हैं। कायरा साहब मेरे से बड़े नाखुश होते हैं अगर मैं कोई सिनेरियो पेंट करूं, बट देन अगेन मजबूरी है। अब मसला ये है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं जनाब हुकूमत के दिन गिने चुने जा चुके हैं, साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि जी एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी, ओके फाइन। आप कह रहे हैं जनाब के दिन गिने चुने जा चुके हैं, बट देन अगेन अगर सपोजिडली कल को किसी को भी आप ला के यहाँ पे बिठा देते हैं तो वो कैसे चीज़ें ठीक करेगा? उसके पास क्या चीज़ें, को अलादीन का चिराग होगा कि वो ठीक कर ले सारी चीज़ें? जी कायरा साहब आप बता दें। राना साहब, बात यह है कि पहली बात, इस हुकूमत को तो जाना ठहर गया, लेकिन ये जाना किसी की नाराजगी या किसी ताकतवर के नाराज होने की बुनियाद पे नहीं, बल्कि इस हुकूमत को जाना चाहिए अवामी दबाव के नतीजे में, अवामी प्रेशर के नतीजे में, इनके अलाइज और पार्लियामान के अंदर से जो आवाजें उठे उसके नतीजे में। क्योंकि इनका अगर अननेचुरल जाना हुआ तो वो मसले का इलाज नहीं होगा बल्कि एक और मसला होगा। दूसरी गुजारिश, हल क्या हो सकता है जी? हल ये है कि ये इतने झूठ बोल के आए हुए हैं, इतने गलत बातें करके आए हुए हैं, और अभी तक अपने उस फिजा में फंसे हुए उससे निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे। कौम के सामने हकायक रख के लोगों को आजादाना राय से अपना वोट देने दें, और लोगों को कहें कि खुदारा इस मुल्क के मसाइल बहुत हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है, सीरियस क्राइसिस है, और उसके लिए आप बेहतरीन लोगों का चुनाव करें जिनमें ये अहलियत हो, जिनका ये मादी हो, जिनके अंदर ये काबिलियत हो, और फिर लोग जिसको वोट दें आजादाना राय से उसको इलेक्शन, उसको हुकूमत दें। इसलिए राना साहब कि जब लोगों को अपने वोट पे एतबार नहीं होगा, अपने हुक्मरान चुनने के प्रोसेस पे एतबार नहीं होगा, तो लोग फिर कुर्बानी नहीं, फिर लोग रिलीफ चाहेंगे फौरी तौर पे, और शॉर्ट टर्म में रिलीफ नहीं हुआ करते। और हाँ, कुछ रिलीफ वो हैं जो आपने देने हैं। मसलन ये सारा कुछ IMF के कहने पे मान गए, बहुत सारे काम करने की जरूरत होती है। आपने बेहतर टैक्सेशन करनी है, आपने टैक्स बेहतर करने हैं, आपने मुल्क के अंदर जो लूप होल्स है निजाम के अंदर उनको दुरुस्त करना है, इंपोर्ट्स कम करनी है, फला फला। लेकिन उसके साथ ही साथ अवाम को जिंदा भी तो रखना है। हमने भी तो आके तनख्वाहें बढ़ाई थी, पेंशनें बढ़ाई थी, जमींदारों को पैसे दिए थे, मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा किया था, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। अब अगर आप उन प्रोग्रामों पे एहसास प्रोग्राम का नाम लगा के वहां पे बीबी शहीद की तस्वीर हटा के आप कहें जी हम खुद रोजगार प्रोग्राम भी दे रहे हैं, हम लोगों को कैश रिलीफ भी दे रहे हैं, तो ये तो वो सारे ख्वाब हैं जो ऑलरेडी अमली शक्ल उसकी बन चुकी। उसमें अगर कोई खामियां थी या प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम्स थे तो वो वक्त के साथ साथ दूर होते रहते हैं। मुस्लिम लीग ने भी अपने दौर में दूर किए, आप भी दूर कीजिए। तो ये बताएं तो सही, उन्होंने आज तक लोगों के लिए क्या किया? एहसास प्रोग्राम वही है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, जिन्होंने हेल्थ कार्ड दिया है, इंसाफ हेल्थ कार्ड, ये वही है ना जो बेनजीर सेहत कार्ड था। ये उसी प्रोग्राम के मुख्तलिफ ताने बाने हैं जिनको आप कभी एक शक्ल में कभी दूसरी शक्ल में लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, कोई भी हुकूमत आती है, जैसे आप कह रहे हैं जी हुकूमत के दिन गिने चुने जा चुके हैं, ओके फाइन, एक मिनट के लिए मान लिया,
तो फिर कौन सी हुकूमत, कोई भी इलेक्टेड लोग आ जाएं तो क्या बाकी जो चीज़ें हैं, जो इश्यूज हैं, वो रिवर्ट बैक कर सकेंगे, बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में आ सकेंगे, यानी कि ठीक हो सकेंगे? नहीं राणा साहब, इसमें बुनियादी जो पहला मसला है वो ये है कि आपने ये तय करना है कि जो इकदाम हुकूमत उठा रही है उन इकदाम पे लोगों का एतमाद है कि नहीं। लार्जली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरह की अदम एतमाद की फिजा मेरे मुशाहिदे में से पहले नहीं है। और दूसरा इम्पैक्ट जो इसका आ रहा है वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर आ रहा है, जिसमें महंगाई तो एक अंसर है, इसके साथ साथ बैड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि मेरे अपने जहाँ जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस थाने की कल रात की मुझे 5 से 6 ऐसी डकैती की वारदातें कि 10-10 अफराद के गिरोह लोगों के घरों में दाखिल होते हैं, उनको जाकर गन पॉइंट पर महबूस करते हैं, पूरा घर लूटते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं जैसे कि कोई स्टेट नाम की चीज ही नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला कोई नहीं। तो इस तरह की बुरी हुकूमत जो है, जो ना महंगाई पर ना अफरात ज़र पर काबू पा सके, जो ना ये बता सके कि 3 साल के बाद उसकी शरह नमू क्या होगी, वो 2.5 से ऊपर उसको प्रोजेक्ट ना कर पाती हो, जिसके पास ना कोई ये तरकीब हो कि लोगों के ऊपर जो यूटिलिटीज के मनोवन जो IMF ने किया उसको आपने तस्लीम कर लिया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन देते हुए ठीक है, आपने अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन देना था लेकिन उसका सारा बोझ अवामुल नास पर तो ट्रांसफर नहीं करना था। ठीक है। या फिर आपने कहा डेट कर्ज है। हमने देखा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेट की बेस पर खड़ी हुई, ग्रो की, डेट से रिकवर की, डेट को पे ऑफ किया। उसका GDP टू डेट रेशियो 150 तक गई हुई थी। अमेरिका जैसी बड़ी जो स्टेट है उन लोगों ने भी डेट को कर्ज के तौर पे नहीं दिया। अब या तो ये हुकूमत डेट को दोबारा लेती ना डेट की पेमेंट के लिए, अब डेट भी ले रही है और फिर उसके बाद मजीद कर्जों के बोझ के अंदर जकड़ रही है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कर्जों का जो हमारा वो है FDL उसके मुताबिक इतनी इन्हांसमेंट तो कभी हुई नहीं थी। Okay. जो क्लेम किया ठीक, मतलब कहीं गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही सर। ये गवर्नमेंट Okay. का तो बिल्कुल Okay. जैसे ना होने के बराबर है। ओके, साबिर शाकिर साहब, आप क्या कहते हैं जनाब, कब तक कोई चेंज आ सकती है? तो मैं राणा साहब, तब्दीली का जो है वो तो अभी तक आपको पता है, कॉरिडोर में रास्ते भी वापसी के होते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। इसलिए फिल वक्त ये कहना कि कोई टाइम पीरियड है वो तो नहीं है। अभी जाहिर है वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद, मामला बेहतर हो जाएं, क्योंकि कुछ चीजें हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, अगर वो दूर हो जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई फौरी तौर पे तब्दीली की बात की जाएगी। लेकिन अगर ये दूरियां डेडलॉक रहता है, दूरियां बरकरार रहती हैं, तो फिर यकीनन दूसरे रास्ते तलाश किए जाते हैं और तलाश किए जाएंगे। लेकिन असल चीज यही है कि अगला सेटअप जो आप क्वेश्चन उठा रहे थे कि फिर कौन होगा, असल क्वेश्चन ये है कि कौन होगा और किससे होना चाहिए जी। वरना तो अगर वो वाला क्वेश्चन हल हो जाए तो फिर तो बहुत कम वक्त लगता है, क्योंकि 4 इत्तेहादी हैं और चारों में से 2 जो हैं वो तो बहुत ही सीरियस किस्म के नाराज होकर बैठे हैं और बावजूद उनके मुतालबात पूरे होने के वो नहीं आ रहे वापस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। एनीवेज, अहमद यार राज साहब तो कहते हैं जी एवरीथिंग इज फाइन, कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बट देन अगेन कायरा साहब ने भी कह दिया जनाब के नए इलेक्शन ही इसका हल है। मलिक अहमद खान साहब भी कह रहे हैं जनाब के इसका इलेक्शन ही नया हल है। साबिर शाकिर साहब कहते हैं जनाब के अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रही तो फिर मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि हुकूमत किसी न किसी तरीके से इनको हल कर ले। जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था जनाब कि पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस होने जा रही है जनाब, और सैयद नुमान शाह जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग के और प्रेसिडेंट है अरेबियन सी टाइटल WBC के, वो यहाँ पे बॉक्सिंग लीग लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये उसी पैटर्न पे होगी जैसे हमने देखा जनाब कि PSL यानी कि क्रिकेट की टीमें ऑक्शन होती थी, उसी
पैटर्न पे यहाँ पे बॉक्सिंग की टीमें भी ऑक्शन होने जा रही हैं जनाब। और इसके अलावा वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल जिसके प्रेसिडेंट है नुमान शाह साहब, 16 कंट्रीज को वो रिप्रेजेंट करते हैं जनाब, और उसकी भी एक मैच बेल्ट होने जा रही है अप्रैल में। इसकी तफसीलात मैं जानना चाहूँगा जनाब एक ब्रेक के बाद सैयद नुमान शाह से, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सैयद नुमान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग के, और एक और टाइटल भी इनके पास है, प्रेसिडेंट है अरेबियन सी टाइटल के भी, और पाकिस्तान में पहली मर्तबा प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी। सैयद नुमान शाह साहब वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के भी ये प्रेसिडेंट हैं जिसमें 16 ममालिक हैं। इट्स अ बिग टाइम थिंग। सो मैं ज़रा पूछना चाहूँगा जनाब कि एक तो बेल्ट मैच भी होने जा रहा है WBC का, वो कब होगा, बॉक्सिंग लीग की ऑक्शन कब होगी? शायद इट्स अ बिग टाइम थिंग जो आप करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द बॉक्सिंग लीग पाकिस्तान जी, वो क्या है? जी सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपने अपने शो पे मुझे बुलाया। मोस्ट वेलकम जी। और ये जी दोनों, एक तो जॉन सी हमारी WBC की बेल्ट फाइट है, दिस इज अ सेपरेट थिंग, और बॉक्सिंग लीग पाकिस्तान इज वेयर, जिस तरह आपने फरमाया सुपर बॉक्सिंग होएगी उसी पैटर्न पे जिस तरह हमारी क्रिकेट के ये लीग मैचेस होते हैं। अच्छा। जो लीग मैचेस हैं जी उनकी राना साहब वी आर थिंकिंग ऑफ ऑक्शनिंग इट इन अबाउट 12 वीक्स फ्रॉम नाउ, और 12 हफ्ते के बाद मजीद 3 महीने लगेंगे जिसमें हमने ये ऑक्शनिंग पूरी करनी है पाकिस्तान के इन बड़े शहरों। एक प्रोसेस होगा वो पूरा कंप्लीट। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, उसका एक प्रोसेस होगा जिसके ऊपर आर लीगल टीम्स विद द पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन दे आर सिटिंग, और उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। तो 3 महीने में इंशाल्लाह इसका प्रोसेस फाइनल होएगा। विल स्टार्ट द फर्स्ट ऑक्शन, और उससे मजीद 2 से 3 महीने लगेंगे वेयर विल फाइनलाइज। तो एग्जैक्ट अगर आप वो जानना चाहते हैं कि ये बॉक्सिंग लीग मैचेस कब होंगे, होपफुली 7th month फ्रॉम टुडे। ओके, सो ये उसी तरह उसी पैटर्न पे, जैसे मैं ज़रा लोगों को आसानी हो जाती है समझने में, जैसे PSL की टीमें ऑक्शन हुई इसी तरह ऑक्शन होगी। बिल्कुल, ऑक्शन विल बी एज सिंपल एज दैट। और बड़े बड़े शहरों में होंगी ये सारी? बिल्कुल जी, ये इनकी फ्रेंचाइज को देंगे, ये बड़े बड़े शहरों में होगी। मिसाल है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, इस किस्म से कोई 8 शहर हैं अभी तक इन्होंने किए हैं जिसमें ये ऑक्शनिंग होगी। ओके, ये जो मैच बेल्ट है WBC की, यानी कि वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की, दिस इज अ डिफरेंट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, ये जो है इसकी अप्रैल में आप कोई बेल्ट मैच होने जा रहा है, 16 ममालिक के लोग इसमें शामिल होंगे, प्रोफेशनल मैच होंगे ये? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने रान साहब, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट है। अच्छा। इधर बिल्कुल 16 ममालिक हैं, और इनके हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मरेशो सुलेमान, ये मैक्सिको, और वहाँ से इन्होंने एक जोन बनाया जिसमें पहले तो सर इन WBC there are 166 countries of the world। तो इधर का आप प्रेसिडेंट है 16 ममालिक? हम 16 ममालिकों के प्रेसिडेंट हैं, उसमें इन्होंने एक जोन बनाया 16 ममालिकों का। अच्छा, ओके। कौन कौन से मुल्क है उसमें? इनमें राना साहब सऊदी अरेबिया, अबू धाबी, UAE, कुवैत, ईरान, ओमान, बहरीन, कतर, इराक, अफगानिस्तान, यमन, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, डिजिबू एंड यमन। ओके, ये तो 16 एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान। तो इसका जो बेल्ट का मैच है ये अप्रैल में होगा? ये अप्रैल में इंशाल्लाह ताला, दिस विल बी द फर्स्ट हिस्टोरिक फाइट of this zone of 16 countries, and this will be done inshallah in April. There will be one match. There will be one match, but before this we have also introduced our own belt, which is the PPBL belt. Pakistan Professional Boxing League की बेल्ट है जिसको हमने लॉक इन करवाया है विद द WBC। तो ये नेशनल बेल्ट होगी जिसमें हमारे फाइटर्स नेशनल बेल्ट पे फाइट करेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स दे विल बी आल्सो एलिजिबल टू फाइट ऑन द WBC बेल्ट ऑफ द अरेबियन टाइटल। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया था ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग का, ये क्या माइंड में रख के लिया आपने? क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग तो होती नहीं थी, सारे बॉक्सर्स तो बाहर जाया करते थे। राना साहब, मैं 1997 से बॉडी बिल्डिंग को सर्व कर रहा था, एंड आई वाज देयर चेयरमैन टिल टुडे। और 8 साल पहले इसी तरह एक नीची टेलीविजन के शो में मैंने देखा कि वो बॉक्सर्स अपने मेडल बेच रहे हैं, और जब वो हमने देखा तो अफसोस भी हुआ, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में काफ़ी शौक रखता था बॉडी बिल्डिंग का भी और बॉक्सिंग का भी। और ये मैं समझता हूँ जी कि जिस तरह इट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन, महीने बाद देयर वर पीपल हु वर विजिटिंग UAE, द WBC टीम,
एंड फ्रेंड ऑफ माइन आस्क्ड मी कि अगर आप इधर, तो उसके पास कोई जगह नहीं थी क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग तो पाकिस्तान में नहीं थी आज से पहले। तो मैंने उनको इनवाइट किया एंड देन ये सफ़र फिर वहाँ से शुरू हुआ 8 साल पहले से। तो आई गॉट मैंने इसमें फिर लग गया जी, दिन रात एक ही है, बट इट टुक अस 8 years टू गेट टू वेयर वी आर टुडे। अच्छा, मोहम्मद वसीम साहब बॉक्सर हैं और चैंपियनशिप फाइट लड़के आए, पाकिस्तान आए एंड इट वाज इन अ बैड टेस्ट कि उनको रिसीव कोई करने नहीं गया। उसके बाद ये मिले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, आपसे मिले, आपसे क्या इन्होंने बात की? नहीं जी, बिल्कुल मोहम्मद वसीम अपनी बॉक्सिंग की जो इनकी कैटेगरी है जिसपे ही फाइट्स एट 48-49 किलो पे ये लड़ते हैं। अच्छा। तो इसमें राना साहब एक ये भी है कि ये जो बेल्ट फाइट्स होती हैं इसमें कोई आदमियों की जी 10 कैटेगरीज हैं। ओके। तो उन 10 कैटेगरीज में फिर आप देखते हैं वर्ल्ड चैंपियंस, जिस तरह मिसाल मैं आपको मोहम्मद अली की दे सकता हूँ, माइक टाइसन की दे सकता हूँ ऊपर, इसी तरह हमारे आमिर खान, उन्होंने जो अपनी फाइट्स लड़ी हैं उसकी अपनी कैटेगरी है बेल्ट फाइट की। तो वसीम अपनी कैटेगरी की बेल्ट फाइट में, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ही इज वन ऑफ द टॉप बॉक्सर्स। और इस तरह वसीम के साथ हमारे और भी कई बॉक्सर्स हैं। और आपके नाजरीन को ये सुन के खुशी भी होगी कि पाकिस्तान के अंदर राना साहब इस वक्त 82 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं और जो हमारी लिस्ट के मुताबिक 5 प्रोफेशनल लेडी बॉक्सर्स भी हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस जनाब नुमान शाह साहब। प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जनाब आप। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।